नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद दुष्यंत में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो प्राचीन भारत की जो सीरीज चल रही है, उसमें जो अगला वंश आता है वो है गुप्त वंश। दोस्तों, गुप्त वंश काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको हम 3 भागों में डिवाइड करके देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका गुप्त वंश का प्रथम पार्ट। दोस्तों, इस पार्ट में हम केवल गुप्त वंश के जो शासक हुए हैं उनका क्रम के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुप्त वंश। श्री गुप्त वंश के जो प्रथम शासक थे, यानी कि गुप्त वंश की जो नींव डाली थी वो श्री गुप्त ने रखी डाली थी। और दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि गुप्त वंश किसके यहाँ सामंत हुआ करते थे। तो गुप्त वंश के जो राजकुमार, ये जो राजा हुए थे, यानी कि गुप्त वंश के जो शासक थे वो कहाँ पे काम करते थे, पहले सामंतों का काम करते थे। वो किसके यहाँ, कुषाणों के यहाँ पे सामंत का काम करते थे। यानी कि जो श्री गुप्त थे ये कुषाणों के यहाँ, कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को गुप्तों ने पूरी जोर शोर से इकट्ठा करने की कोशिश की, और इनका जो पुनः स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो भी गुप्त वंश को ही जाता है। यानी कि सबसे पहले जो भारत का जो विशाल साम्राज्य था वो केवल मौर्य वंश में ही देखने को मिलता था। उसके बाद मौर्य वंश के पतन के बाद फिर छोटे छोटे राजा, यानी कि राजवंश हुए, और वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली न होकर छोटे छोटे पार्ट में राज्य करते रहे। उसके बाद ये अब जो गुप्त वंश आता है ये पूरे भारत को एक इकट्ठा करने की कोशिश करता है, यानी कि इसने पूरे भारत पर एक साथ राज किया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक छत्र राज्य समाप्त हो गया था और पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। इसको दोबारा गुप्त वंश में ही संगठित किया था। गुप्त वंश का जो प्रारंभिक राज्य, यानी कि आधुनिक में जो हम आज का उत्तर प्रदेश और बिहार को कहते हैं, वो केवल उनके पास था। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना एक छत्र राज स्थापित कर लिया था। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। इस काल का प्रथम राजा श्री गुप्त था। प्रभावती गुप्त के पुनः ताम्र अभिलेख में इसे आदि राज कहकर संबोधित किया जाता है। यानी कि गुप्त, इसकी जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, पूना के ताम्रपत्र अभिलेख से, जिसमें श्री गुप्त को आदिराज के नाम से जाना जाता है। श्री गुप्त ने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर भी बनवाया था, जिसका उल्लेख भी चीनी यात्री सिंह ने 500 वर्ष के बाद सन 671 ईस्वी में से सन 615 ईस्वी के बीच किया था। पुराणों में यह कहा गया कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य है। इनके पुराणों में ये बात कही गई है कि आधुनिक जो गुप्त राजाओं का जो साम्राज्य था वो गंगा, द्रोणी, प्रयाग, साकेत यानी कि अयोध्या तथा मगध में फैला हुआ था। श्रीगुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी। अतः इनके जो वहाँ भी, क्योंकि ये सामंत ही थे पहले से ही, ये कुषाणों के सामंत थे, इसलिए इसको महाराजा की उपाधि पहले से ही दी गई थी। अतः श्रीगुप्त कुषाणों के अधीन शासक था। श्रीगुप्त भारतीय भारशिवों भारशिवों के अधीन छोटे से राज्य प्रयाग का शासक था। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार मगध के मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण भी श्रीगुप्त ने ही कराया था, तथा मंदिर के व्यय में 24 गांवों को दान में दिया था। किसने किया था दोस्तों, ये किया था श्रीगुप्त ने। ठीक है दोस्तों, अब हम इनका जो क्रम है, गुप्त साम्राज्य के जो राजा महाराजा हुए, शासक हुए, तो उनका जो क्रम है वो इस प्रकार है। इनके हमने इसमें केवल इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, केवल उन्हीं को इकट्ठा किया है, बाकी को हमने इकट्ठा इसमें शामिल नहीं किया गया। तो सबसे पहले दोस्तों गुप्त वंश की जो स्थापना की थी वो श्री गुप्त ने की थी 240 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के बीच में इन्होंने शासन किया। उसके बाद इनका जो पुत्र था घटोत्कच, उसने राज किया। उसके बाद ये बाद में आता है इनके चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ही यहाँ इसका असली में
ये शासक बोला जा सकता, साम्राज्य शासक बोला जा सकता है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। उसके बाद एक बहुत ही महान शासक आए थे समुद्रगुप्त, वो चंद्रगुप्त के पुत्र थे। उनके बाद फिर रामगुप्त, रामगुप्त के बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से आए, और इस क्रम से यह कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त आए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर और भी शासक आए, लेकिन हमें उनको नहीं पढ़ना है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं श्री गुप्त की। श्री गुप्त 240 ईसा सो दो सॉरी दोस्तों 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के बीच इन्होंने शासन किया। इस वंश का एक संस्थापक श्री गुप्त थे। श्री गुप्त शासन गुप्त साम्राज्य के संस्थापक राजा कहा जा सकता है। श्री गुप्त को प्रभावती गुप्ता के पुनः ताम्र फलक में आदिराज कहा गया है। ये दोस्तों हम पहले ही इसको पढ़ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों श्रीगुप्त के जो पुत्र थे घटोत्कच, उन्होंने राज्य को संभाला। घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी के बीच गुप्त काल का उत्तराधिकारी बने। लगभग लगभग 280 ईस्वी में श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया। घटोत्कच तत्सामायिक शक साम्राज्य का सेनापति था। घटोत्कच ने महाराज की उपाधि को धारण किया था, यानी घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि को धारण किया था। मधुमती नामक क्षत्रिय कन्या से घटोत्कच का विवाह संपन्न हुआ था। दोस्तों इसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम एक महान शासक था और इसने 319 ईस्वी में राज्य को संभाला। चंद्रगुप्त प्रथम भारत के इतिहास में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजाओं में से एक था। वह गुप्त शासक घटोत्कच का पुत्र था। चंद्रगुप्त ने एक गुप्त संवत भी चलाया था। इसी तिथि को लगभग लोग चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक भी हुआ मानते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त ने, जिसका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था तथा उसने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक किया, और महाराज धीराज की उपाधि धारण करके इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। यानी कि सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और लिच्छवी के राजा की राजकुमारी के साथ इन्होंने विवाह किया था। करके इन्होंने लिच्छवों की सहायता से अपनी शक्ति को और बढ़ा लिया था। इस बात की पुष्टि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त अभिलेख से होती है, जिसमें उसे लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। कुमार देवी के साथ विवाह कर चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली का राज्य प्राप्त किया। चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के के पृष्ठ भाग पर सिंह वासिनी देवी दुर्गा की आवर्ती बनी है। चंद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त शासन का विस्तार दक्षिण बिहार से लेकर अयोध्या तक फैल गया था। गुप्त वंश के पहले दो राजा केवल महाराज कहलाए, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम को महाधीराज की उपाधि दिया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि इस समय गुप्त वंश की उत्पत्ति शक्ति बहुत ही अधिक बढ़ गई थी। दोस्तों इसके साथ ही इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, और इसके बाद आगे जो 2 वीडियो आएंगी उसमें हम इस गुप्त साम्राज्य को ख़त्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।